सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर बैठे बैठे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट कैसे जान सकते हैं। तो गाइस, अभी कुछ टाइम पहले इसी रिपोर्ट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने इसी रिपोर्ट से रिलेटेड जानकारी दी थी और मैंने बताया था कि आप इस रिपोर्ट को घर बैठे बैठे कैसे जान सकते हैं। अब कुछ लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे हैं, ये जितने भी टेस्ट होते हैं जिनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबके मतलब क्या होते हैं। तो इस रिपोर्ट में जितने भी टेस्ट हैं इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं और ध्यान से मेरी बात को समझ लेते हैं और सुन लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप घर बैठे बैठे खुद से ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आसानी से जान सकते हैं। तो अगर इस रिपोर्ट से रिलेटेड या आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए अब यहाँ पर इस रिपोर्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ नाम आ जाएगा जिसके लैब से ये टेस्ट हुआ होगा। नीचे की तरफ यहाँ पर डेट आ जाएगी, कितनी डेट में यहाँ पर रिपोर्ट कराई गई है। नाम आ जाएगा पेशेंट का जिसके नाम पर ये रिपोर्ट होगी। रेफर बाय, किस डॉक्टर ने आपका ब्लड सैंपल लिया है और किस डॉक्टर ने लैब को ये रेफर किया है, उनका नाम आ जाएगा डॉक्टर का। साइड में यहाँ पर सीरियल नंबर आ जाएगा, ये मशीन का नंबर होता है। एज आ जाएगी, पेशेंट का नाम और एज, यहाँ पर जिस पेशेंट के नाम पर ये रिपोर्ट हुई है उनकी एज। यहाँ पर जेंडर आ जाएगा मेल फीमेल, तो अगर मेल होगा तो यहाँ पर एम लिख कर आ जाएगा, फीमेल है तो एफ। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट के बारे में नीचे की तरफ काफ़ी सारे टेस्ट लिखे हुए हैं, तो चलिए अब हम आपको इनके मतलब बता देते हैं। तो गाइस, आप मेरे हाथ में जो रिपोर्ट देख रहे हैं ये सीबीसी की रिपोर्ट है और इसके पीछे यहाँ पर एक टाइफाइड की रिपोर्ट है। तो मैं आपको दोनों रिपोर्ट का मतलब बताने वाला हूँ। अब गाइस, जो सीबीसी की रिपोर्ट होती है इसमें 150 बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। तो गाइस चलिए हम आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट को कराने में हमारे कितने पैसे खर्च हुए हैं। तो गाइस, डॉक्टर ने मुझसे टाइफाइड रिपोर्ट के और सीबीसी रिपोर्ट के टोटल 350 रुपए लिए थे, जिसमें कि जो सीबीसी रिपोर्ट का टेस्ट का प्राइस है वो 100 रुपए है और जो हमारी टाइफाइड रिपोर्ट का प्राइस है वो 250 रुपए है। तो टोटल मुझसे डॉक्टर ने 350 रुपए लिए थे टाइफाइड और सीबीसी रिपोर्ट के। तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं या फिर आप जिस जगह से जिस लैब से ये रिपोर्ट करवा रहे हैं आप उस लैब से भी पता कर सकते हैं कि आपके कितने पैसे खर्च होंगे। तो टेस्ट प्राइस जो है वो अलग अलग स्टेट, अलग अलग लैब, उसके हिसाब से आप पता कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इस रिपोर्ट के बारे में आपको बताते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आते हैं इस लाइन में टेस्ट के नाम। जितने टेस्ट के नाम होंगे वो इस लाइन में शो होते हैं। तो जैसे कि हमने सीबीसी की रिपोर्ट कराई है तो सीबीसी के जितने भी टेस्ट हैं वो इस लाइन में शो होते हैं। और इस लाइन में जो हमारा ब्लड सैंपल लिया जाता है उसका जो रिजल्ट आता है उसकी वैल्यू इस लाइन में लिखी होती है। साइड में परसेंटेज में आपकी वैल्यू लिखी हुई है या फिर ग्राम्स में। और इस रिपोर्ट के लास्ट में यहाँ पर इस लाइन में नॉर्मल रेंज लिखी हुई होती है। अब इसी रेंज से, इसी वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि जो हमारी रिपोर्ट आई है वो सही आई है या फिर गलत। तो चलिए अब हम आपको इस रिपोर्ट के बारे में डिटेल से बताते हैं। तो गाइस, सबसे पहले सीबीसी की रिपोर्ट में आता है हीमोग्लोबिन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म एचबी होती है। तो अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में कितना ब्लड है। उसके आगे यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी जिसमें कि लिखा हुआ है 9.6, तो 9.6 यहाँ पर ब्लड वैल्यू है। जबकि नॉर्मल रेंज होना चाहिए 11.5 से लेकर 16.5 के बीच में, जबकि यहाँ पर ब्लड है 9.6, 9.6, तो बॉडी में जो ब्लड है वो कम है। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में खून की कमी है। तो यहाँ पर रिजल्ट में 11, 12, 13 ये 14 पॉइंट खून आता तो काफी बढ़िया रहता, बॉडी में ब्लड की कमी नहीं होती। तो अगर आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में ये खून की कमी आती है, ब्लड कम आता है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये खाने पीने से आपकी जो बॉडी का ब्लड है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप बॉडी में खून बढ़ाने के लिए, ब्लड को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए आप सीजनल फ्रूट्स खा सकते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं। इससे ब्लड बढ़ जाता है और नेक्स्ट टाइम जब आप रिपोर्ट करवाएंगे सीबीसी की और आप उसमें अपना हीमोग्लोबिन चेक करेंगे तो वो नॉर्मल आएगा। अब दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है टीएलसी। अब इसका मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, मतलब जो हमारी बॉडी है उसमें सफेद खून यानी कि व्हाइट ब्लड कितना है। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जब व्हाइट ब्लड की बात हो रही है तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ही लिखा है। यहाँ पर WBC भी किसी किसी रिपोर्ट में आ सकता है। WBC का मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, तो वो भी यहाँ पर लिखा हो सकता है TLC को हटा के। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का जो रिजल्ट आया है वो 9800 आया है। तो वैल्यू आप यहाँ से पता कर सकते हैं, जबकि नॉर्मल रहना चाहिए 6000 से लेकर 13,500। तो ये जो रिजल्ट आया है ये 6000 से ज्यादा आया है और 13,500 से कम आया है। तो ये ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, 6000 और 13,500 के बीच में है। तो इसलिए ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स नॉर्मल है। अगर किसी पर्सन को डेंगू हो जाता है तो ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कम हो जाते हैं, बॉडी में व्हाइट ब्लड कम हो जाता है, जिसके लिए डॉक्टर को पेशेंट की बॉडी में प्लाज्मा चढ़ाना पड़ता है।
तो साथ ही साथ मैं आपको प्लाज्मा का भी मतलब बता देता हूँ। प्लाज्मा का मतलब होता है व्हाइट ब्लड। तो डॉक्टर पेशेंट की बॉडी में व्हाइट ब्लड चढ़ाते हैं जिससे कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब TLC नॉर्मल हो जाता है। अगर ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स बॉडी में बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं पेशेंट के, तो पेशेंट के किसी भी बॉडी पार्ट से खून आ सकता है, ब्लड निकल सकता है, जैसे कि कान से, मुंह से या फिर नाक से। तो इसलिए डॉक्टर पेशेंट की बॉडी में प्लाज्मा यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स चढ़ाते हैं जिससे कि ये नॉर्मल हो जाए और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाए। अब यहाँ पर आता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है DLC। तो DLC में काफी सारे टेस्ट होते हैं जिसकी लिस्ट यहाँ पर नीचे की तरफ लिखी हुई है, तो इसका भी मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जो न्यूट्रोफिल होता है ये हमारी बॉडी में वायरस से हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, लड़ने में मदद करता है। तो अगर ये न्यूट्रोफिल हमारा नॉर्मल रहता है तो हमारी बॉडी में कोई भी हमें जल्दी बीमारी नहीं हो सकती। तो जो न्यूट्रोफिल का जो रिजल्ट आया है वो 50% आया है, जबकि यहाँ पर रहना चाहिए 40 से लेकर 75। तो जो हमारा रिजल्ट आया वो बिल्कुल परफेक्ट आया है। 40 से ज्यादा है और 75 से कम परसेंटेज है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू से ही इसको पता कर सकते हैं। अब अगला आता है यहाँ पर लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट भी हमें हमारी बॉडी में बीमारियों से बचाता है। अगर ये लिम्फोसाइट का रिजल्ट नॉर्मल रहेगा तो हमें कोई भी बीमारी जल्दी नहीं हो सकती। तो जो लिम्फोसाइट है वो 39% है, जबकि रहना चाहिए 20% से लेकर 45%। तो ये 20% से ज्यादा है, 45 से कम है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, परफेक्ट रिजल्ट है। अब आता है यहाँ पर योसनोफिल। तो अगर ये योसनोफिल हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो हमारे गले में दर्द हो सकता है और सांस लेने में परेशानी भी हो सकती है। तो जो योसनोफिल का रिजल्ट आया वो 7% आया है, जबकि रहना चाहिए योसनोफिल का रिजल्ट नॉर्मल 1 से लेकर 6%। अब जो योसनोफिल है वो 1% ज्यादा है। अब इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है वो कम आया है, खून की कमी आई है, 9.6 आया है। तो अदर टेस्ट में भी, अदर रिपोर्ट में भी थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। तो जो हमारी बॉडी होती है वो खून से रिलेटेड ही होती है, ब्लड की कमी से भी थोड़ा बहुत रिपोर्ट में फर्क आ जाता है। अब अगला आता है यहाँ पर मोनोसाइट। अब जो मोनोसाइट है ये व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है, जो कि हमें ताकत देता है और अदर बीमारियों से लड़ने में भी प्रोटेक्ट करता है। तो अब मोनोसाइट का जो रिजल्ट आया वो 4% आया है, जबकि रहना चाहिए 2% से लेकर 10%। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, 2 से ज्यादा है और 10 से कम है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब अगला आता है यहाँ पर बेसोफिल। जो बेसोफिल होता है ये हमारे हड्डियों के अंदर होता है, बोन के अंदर होता है। तो अगर हमारी बॉडी में किसी भी साइड चोट लग जाती है तो ये उससे प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो बेसोफिल है ये 0 ही होना चाहिए, तो यहाँ पर 0% है और नॉर्मल वैल्यू में भी 0% लिखा हुआ है। अब अगला आता है यहाँ पर ESR। तो सबसे पहले हम आपको ESR की फुल फॉर्म बताते हैं। ESR की जो फुल फॉर्म है वो है एर्थेरोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब जो हमारा ESR होता है उसका मतलब होता है कि जो हमारा ब्लड होता है बॉडी के अंदर उसमें कितने सेल्स हैं, मतलब कितने ब्लड सेल्स हैं, नॉर्मल है, हाई है या फिर लो है। तो इसका जो ESR का रिजल्ट आया है वो 54% आया है, जबकि रहना चाहिए 0 से लेकर 20। तो ESR यहाँ पर हाई आया है। और ESR क्यों बढ़ जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब हीमोग्लोबिन यानी कि जो हमारी बॉडी में ब्लड कम हो जाता है तो ये ESR के जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये इंक्रीज हो जाते हैं। अगर ये हमारा बॉडी का ब्लड नॉर्मल हो जाएगा खाने पीने से तो ये ESR भी हमारा नॉर्मल हो जाता है। वैसे पेशेंट को इससे कोई परेशानी नहीं होती है। और कभी कभी पेशेंट को अगर टाइफाइड हो जाता है, रिपोर्ट में टाइफाइड आ जाता है, तो ये ESR उसकी वजह से भी इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। अब अगला आता है यहाँ पर RBC काउंट। तो RBC काउंट का मतलब होता है जैसे कि अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन यानी कि खून की कमी हो जाती है और खून की कमी होने से साथ ही साथ रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से RBC काउंट भी कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो इसका जो रिजल्ट आया है वो 5 आया है, जबकि रहना चाहिए नॉर्मल 4 से लेकर 5.2। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, 4 से ज्यादा है और 5.2 से कम है, तो ये नॉर्मल है। तो गाइज अब अगला आता है यहाँ पर PCV हेमोटोक्रेट। तो गाइज ये जो PCV होता है ये हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये उनको कैलकुलेट करता है और इस रिपोर्ट में उसकी वैल्यू पता लगती है, कम है, ज्यादा है या नॉर्मल है। तो इसके आगे यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है जो कि है 35.1, 35.1% है, जो कि रहना चाहिए 35 से लेकर 45। तो ये 35 से 1% ज्यादा है और 45 से कम है, तो यहाँ पर ये 35% नॉर्मल है। तो बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब आता है यहाँ पर MCV। तो ये जो MCV होता है ये जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, RBC जो होते हैं, ये उन्हीं का ही एक पार्ट होता है। तो उसके आगे यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है जो कि है 69.9%। तो आगे इसका रिजल्ट आ जाएगा जो कि है 80 से लेकर 100 तक। तो यहाँ पर ये जो है ये कम है, 80 से कम है, तो यहाँ पर ये लो है। तो यहाँ पर 69.9 लिखा हुआ है, मतलब ये कम है, लो है। उसके आगे यहाँ पर आता है अगला MCH। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको MCH की फुल फॉर्म बता देता हूँ। MCH की फुल फॉर्म होती है मीन कर्पोस्क्यूलर हीमोग्लोबिन। तो गाइस ये जो
MCH होता है ये भी हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी RBC का ही एक पार्ट होता है और ये बताता है कि हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी वैल्यू कितनी है, उनको ये कैलकुलेट करता है। इसका जो रिजल्ट आया है वो आया है 18.7। इसकी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए 27 से लेकर 31। तो गाइस यहाँ पर ये 27 से कम है, 18.7 है, तो ये MCH लो है। अब अगला आता है यहाँ पर MCHC। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको MCHC की फुल फॉर्म बता देता हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है मीन कर्पोस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। तो गाइस ये जो MCHC होता है ये जो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं मतलब RBC जो होते हैं उनके सिंगल रेड ब्लड सेल्स की वैल्यू को कैलकुलेट करता है। तो MCHC का जो रिजल्ट आया वो आया 26.8, जबकि ये रहना चाहिए नॉर्मल 33 से लेकर 37। तो ये 33 से नीचे है मतलब 26 है। अब गाइस यहाँ पर अगले टेस्ट का नाम आता है प्लेटलेट काउंट। तो जो प्लेटलेट काउंट है वो है 2.63 लाख मतलब 2.5 लाख से ऊपर, जबकि ये नॉर्मल रहना चाहिए 1.5 लाख से लेकर 4 लाख प्लेटलेट्स। तो ये 2.5 लाख से ऊपर है तो मतलब ये नॉर्मल है। तो गाइज ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब गाइज अगर ये प्लेटलेट्स पेशेंट की बॉडी में कम हो जाते हैं तो पेशेंट को डॉक्टर से ड्रिप लगवानी पड़ती है, और अगर बहुत ही ज़्यादा कम रह जाते हैं 50,000 से नीचे रह जाते हैं या 9-10 हज़ार रह जाते हैं तो डॉक्टर को पेशेंट की बॉडी में प्लाज्मा चढ़ाना पड़ता है मतलब कि व्हाइट ब्लड, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पहले बता चुका हूँ। व्हाइट ब्लड यानी प्लाज्मा चढ़ाने से जो प्लेटलेट्स होते हैं वो बॉडी में पेशेंट की बॉडी में नॉर्मल हो जाते हैं। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको प्लेटलेट्स के बारे में कुछ और डिटेल बता देता हूँ। ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये इंसान की बॉडी में कम कैसे होते हैं। जैसे अगर किसी पर्सन को डेंगू हो जाता है या फिर मलेरिया हो जाता है तो पेशेंट की बॉडी में ये जो प्लेटलेट्स काउंट होते हैं ये कम हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ कि डेंगू कैसे होता है। देखिए मस्कीटो की, मच्छर की एक स्पीशीज आती है जिसका नाम होता है एडिस मस्कीटो, जिसकी पिक्चर्स आप यहाँ पर मेरे फोन में देख भी सकते हैं। तो अगर ये मस्कीटो बाइट आपकी बॉडी में कर लेता है तो आपको डेंगू होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको डेंगू हो सकता है। और गाइस ये जो मच्छर है ये दिन में काटता है और पैरों में काटता है, जिसकी वजह से किसी भी इंसान को डेंगू हो सकता है। और मलेरिया कैसे होता है, यहाँ पर मच्छरों की एक और स्पीशीज आती है मस्कीटो की, जिसका नाम यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से फैलता है। तो ये जो मच्छर है ये इंसान की बॉडी में कभी भी काट सकता है, जिसकी वजह से मलेरिया हो सकता है। और जब मलेरिया होता है तो इंसान को बुखार आता है, वो भी ठंड के साथ। और अगर किसी इंसान को डेंगू का मच्छर काट लेता है और अगर उनको डेंगू हो जाता है तो उनको बुखार आ सकता है, बॉडी में वीकनेस आने लगती है और भी कई सारी परेशानी पेशेंट को हो सकती हैं, जिसकी वजह से डेंगू या मलेरिया होने से प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। तो गाइस अगर किसी पेशेंट के ये प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, 1 लाख से नीचे आ जाते हैं तो पेशेंट को घबराने की जरूरत नहीं है। जब डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का, बॉटल्स वगैरह लगाते हैं, ड्रिप वगैरह लगाते हैं तो उनके जो प्लेटलेट्स होते हैं वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है और डेंगू का जो इलाज है वो पॉसिबल है। तो गाइस जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट के प्लेटलेट्स की रिपोर्ट हर दिन 3 दिन तक करवाते रहते हैं और जो प्लेटलेट्स की रिपोर्ट है वो सिर्फ 50 रुपए में हो जाती है। और इस रिपोर्ट से, इस प्लेटलेट काउंट की रिपोर्ट से पता लगता रहता है कि जो प्लेटलेट्स हैं वो कम है, ज्यादा है या नॉर्मल है। और ये जो डेंगू मलेरिया का इलाज है ये डॉक्टर 3 दिन तक करते हैं। तो अगर किसी पर्सन को बार बार बुखार आ रहा है तो उनको प्लेटलेट्स की रिपोर्ट करवा लेनी चाहिए, जिससे कि उनको पता लग जाएगा कि उनके प्लेटलेट्स कम है या ज्यादा है। अगर प्लेटलेट्स कम आए, लो आए तो उनको डेंगू या मलेरिया की रिपोर्ट करवा लेनी चाहिए। अब अगले टेस्ट का नाम आता है यहाँ पर RDW। तो गाइस ये जो RDW होता है ये हमारी बॉडी में जो RBC होते हैं मतलब रेड ब्लड सेल्स, ये उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करता है और पता करता है कि कौन से सेल्स में कितना डिफरेंस है। तो इसका जो रिजल्ट आया वो आया 47.9 और इसका जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए वो है 39 से लेकर 46। तो ये 1% ज्यादा है। अब गाइस जब भी आप रिपोर्ट करवाएंगे तो उसमें आपको एक और नोटिस करने वाली चीज मिलेगी। जैसा कि देखिए यहाँ पर आपको कई सारे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अब जो टेस्ट के रिजल्ट आए हैं वो नॉर्मल रेंज से कम है या ज्यादा है वो आपको बोल्ड नंबर के मिल जाएंगे। जैसे कि जो हीमोग्लोबिन आया है वो कम आया है, 9.6 आया है, लो है, तो इसलिए यहाँ पर ये बोल्ड कलर का लिखा हुआ है। गहरे कलर का होता है और बाकी जो टेस्ट नॉर्मल है वो हमें नॉर्मल नंबर के देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे ये यूसिनोफिल है ये 7% है, ये ज्यादा है, 1% ज्यादा है, इसलिए ये भी बोल्ड नंबर का लिखा हुआ है। बाकी ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल नंबर में लिखा हुआ है। ESR बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर 54 बोल्ड कलर का लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पर पता कर सकते हैं डायरेक्टली कि कौन सा रिजल्ट ज्यादा है या फिर कम है। अब इस रिपोर्ट के नीचे लिखा हुआ है एंड ऑफ रिपोर्ट। तो अब ये जो पेज है ये लास्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब अगले पेज में यहाँ पर आती है टाइफाइड की रिपोर्ट। तो गाइस जो टाइफाइड की रिपोर्ट होती है वो भी देखना बहुत ही आसान होती है। अब अगर आपको टाइफाइड की रिपोर्ट समझ में नहीं आती है तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर टाइफाइड की रिपोर्ट में सबसे पहले आता है रिजल्ट। अब रिजल्ट के आगे यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ है तो समझ जाइए पेशेंट को टाइफाइड है। अगर यहाँ पर नेगेटिव लिख कर आता है तो समझ जाइए पेशेंट को टाइफाइड नहीं है। अगर यहाँ पर रिजल्ट में नेगेटिव लिख कर आता है तो यहाँ पर टाइफाइड की रिपोर्ट में रिजल्ट में पॉजिटिव आया है तो
मतलब पेशेंट को टाइफाइड है। तो गाइस अगर किसी पेशेंट के टाइफाइड की रिपोर्ट में पॉजिटिव आता है तो उनको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे एडवाइस लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर की बताई हुई दवाइयों को लेना चाहिए। और डॉक्टर अपने हिसाब से पेशेंट को 7 दिन, 15 दिन या 21 दिन की दवाई प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। तो गाइस अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड पॉजिटिव आता है तो उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये मेडिसिन लेने से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो गाइस देखिए, अगर किसी पेशेंट को मेडिसिन यानी दवाई लेने के बाद भी बार बार बुखार आ रहा है तो उनको 3 टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। पहला टाइफाइड का, दूसरा मलेरिया का और तीसरा डेंगू का। तीनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम पेशेंट को हो सकती है। तो अगर तीनों में से कोई भी एक प्रॉब्लम आती है तो इसका इलाज बहुत ही जल्दी हो जाएगा और पेशेंट ठीक भी हो जाएगा। तो गाइस अगर तीनों रिपोर्ट में से यानी डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड में से सारी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आती हैं, नेगेटिव आती हैं, तो आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है, उसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो वायरल फीवर हो सकता है, नॉर्मली बुखार हो सकता है, वो किसी को भी आ जाता है, मुझे भी कई बार आ जाता है और ये कुछ दिन मेडिसिन खाने से ठीक हो जाता है। तो गाइस अभी मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पर जो टाइफाइड की रिपोर्ट होती है इसको विडाल टेस्ट कहते हैं। तो अगर ये विडाल टेस्ट लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए ये टाइफाइड की रिपोर्ट है। अब गाइस हम इसको देखेंगे कैसे, पता कैसे लगाएंगे कि किसी की बॉडी में टाइफाइड कम है या ज्यादा। तो गाइस देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है टाइफी ओ, टाइफी एच, टाइफी ए एच, टाइफी बी एच, तो यहाँ पर जितने ज्यादा प्लस आइकन्स लगे हुए हैं तो आप समझ जाइए उतना ज्यादा बड़ा टाइफाइड है, हाई टाइफाइड है। और जितने ज्यादा कम यहाँ पर प्लस आइकन लगे हुए हैं तो आप समझ जाइए लो टाइफाइड है और ये मेडिसिन लेने से जल्दी ठीक हो जाएगा। तो गाइस देखिए, अगर यहाँ पर भी माइनस होता और इस लाइन में भी इसकी तरह माइनस होता तो आप समझ जाइए कि टाइफाइड कम है और जल्दी ठीक हो जाएगा। और अब भी ये टाइफाइड कोई ज्यादा नहीं है, ये मेडिसिन लेने से जल्द ठीक हो जाएगा। तो गाइस देखिए, अगर ये टाइफाइड की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, उनसे एडवाइस लेनी चाहिए और डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन को लेना चाहिए। अगर आप लापरवाही करेंगे या डॉक्टर से सलाह नहीं लेंगे, एडवाइस नहीं लेंगे, मेडिसिन नहीं लेंगे तो ये जो टाइफाइड है ये डायरेक्टली लिवर को अटैक करता है, इससे लिवर भी डैमेज हो सकता है। तो अगर टाइफाइड हो जाता है पेशेंट को तो भूख कम लगने लगती है। तो गाइस ये जो टाइफाइड की रिपोर्ट में पॉजिटिव आया है, इसी वजह से जो ये CBC की रिपोर्ट है इस रिजल्ट में भी थोड़ी बहुत कमी आई है। तो बस भाई लोग, यही थी आज की वीडियो और सीरियसली इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर इस वीडियो से रिलेटेड और इस रिपोर्ट से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल ही मत भूलना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, उस पर भी मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त, फैमिली, रिश्तेदारों को शेयर करना ताकि वो भी इस रिपोर्ट को समझ सके और इस वीडियो को देखकर वो भी रिपोर्ट देखना सीख जाएं। तो बस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।